चलिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ी व्याकरण को देखते हैं। बहुत अच्छे से इसको डील करेंगे। आप अपना मन लगाए रहेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा काम आएगा आपके प्रीलिम्स में, मेंस में और राज्य के एग्ज़ाम जो भी होते हैं उसमें। ठीक है, जैसा जैसा पढ़ाते जाऊंगा उसको नोट करते चलेंगे और इससे सीखते भी चलेंगे कि इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं। बहुत ईजी है छत्तीसगढ़ी व्याकरण। बस ये है कि आपको सही तरीके से कोई समझाने वाला चाहिए। ठीक है, देखिए छत्तीसगढ़ी व्याकरण में एक बात हमेशा याद रखना कि छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग का एक बड़ा योगदान शुरू से रहा है। क्योंकि राजभाषा आयोग क्या करती है कि हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलाने के लिए, जैसे कि आप संविधान में 22 भाषा इत्यादि के बारे में आप सुनते हो, चर्चा करते हो, है ना। तो हमको भी क्या करना है, अपना राजभाषा आयोग के माध्यम से हमको अपने छत्तीसगढ़ी भाषा को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलाना है, ताकि यहाँ पे छत्तीसगढ़ी में पढ़ाई लिखाई हो सके। छत्तीसगढ़ी में अपन जैसे साउथ वगैरह में आप देखते हो तो उन लोग क्या करते हैं, जो लोकल लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेजेस में ही सारा चीज़ करते हैं। उसमें बात भी करेंगे, लिखेंगे भी, वहाँ का प्रशासनिक काम भी उसी से होगा, सरकारी काम भी होगा। तो इसीलिए इसमें राजभाषा आयोग का एक बड़ा योगदान है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा व्याकरण को प्रारंभ करने के पहले राजभाषा आयोग के बारे में बात करेंगे। अच्छा, एक बात और, कल एक स्टूडेंट ने मैसेज किया था मुझे, सर मेरे पास अच्छा मोबाइल नहीं है, मैं आपका क्लास नहीं ले पा रहा हूँ, कैसे करूँ, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। तो मैंने बोला जब आप व्हाट्सअप चला रहे हो, मतलब ये है कि वो एंड्रॉयड सपोर्टेड मोबाइल है, तो इस क्लास के लिए कोई बहुत ज़्यादा महंगा मोबाइल की ज़रूरत थोड़ी ना है। ये सब चीज़ें बहानेबाजी हैं और कुछ नहीं है। आप याद करें, आप भी जानते हैं कि इतने सैकड़ों स्टूडेंट मुझसे जुड़े हुए हैं और 185-187 बच्चों का सिलेक्शन मेरा हो चुका है, मेरे एकेडमी से हो चुका है। इतना तो मैं कमा लेता हूँ, इतना तो मेरे पास है कि मैं हज़ारों का माइक लगा सकता हूँ। लेकिन कैसे मैं 500 रुपये का मोबाइल से काम चला रहा हूँ, 500 रुपये के माइक से, और रिकॉर्डिंग भी मेरे ही मोबाइल से हो रहा है। मैं इसके लिए कोई डिजिटल कैमरा नहीं रखा हूँ। तो उसी तरीके से आप कम से कम संसाधन में भी अपना चालू करके आगे बढ़ सकते हो। एक छोटा सा क्लासरूम से ही मैं सेटअप बना के चला दिया, 500 रुपये के वाइट बोर्ड से 2 लाख रुपए के डिजिटल बोर्ड पे आ गया। तो ये चीज़ क्या है, आप शुरुआत तो करो, शुरुआत करने की देर है, सफलता कब मिलेगी कोई नहीं कह सकता। तो ये मत आप बार बार रोया करो कि सर मेरे पास अच्छा मोबाइल नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, और सर मैं घर में रहता हूँ, सर मेरा बच्चा तंग करता है, मैं हाउस वाइफ हूँ। ये सब रोना मत करो बेटा। ये सब चीज़ आप मेरे साथ देख रहे हो कि 8 घंटे की ड्यूटी के बाद में 7 से 8 घंटे मेहनत करके क्लास बनाता हूँ। वन मैन आर्मी की तरह पूरा पढ़ पढ़ के पूरा भिड़ के एक ऑथेंटिक डाटा को पता करके, ताकि आपको गलत डाटा वहाँ पे अटेम्प्ट ना हो जाए। सब चीज़ को आपको सुधरवाता हूँ। पीएससी जो लिए रहता है वो बताता हूँ, व्यापम जो लिए रहता है वो बताता हूँ, सोर्स बताता हूँ कि इस किताब में क्या लिखा है। तो ये बहाना मत मानना कि टाइम नहीं मिलता, ये चीज़ नहीं मिलता, ऐसा। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग के बारे में हम लोग इसलिए जानेंगे क्योंकि छत्तीसगढ़ी भाषा और व्याकरण जब आप पढ़ते हो तो राजभाषा आयोग का योगदान होता है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या होता है, इसका जो विधेयक था छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग अधिनियम, ये विधेयक जो था ये पारित कब हुआ, तो इस चीज़ के लिए याद रखेंगे जब विधेयक की बात आती है तो ये पारित हुआ था 28 नवंबर 2007 को। विधेयक की बात कर रहा हूँ, राजपत्र में प्रकाशन अलग चीज़ है। ठीक है, तो अगर आपको कहे कि विधेयक पारित कब हुआ, तो ये पारित की बात में आप हमेशा याद रखना, विधेयक को जब रखेंगे तो वो क्या होगा, पारित होता है। पारित होता है तो वो अभी क्या है, राज्य के लेवल पे कानून बनाने के लिए उन लोग प्रयास कर रहे हैं। फिर वो राष्ट्रीय मान्यता अलग से मिलेगी, है ना, राष्ट्रीय राजभाषा आयोग से अलग से मान्यता मिलेगी, तब जाके छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग का गठन मतलब उस पर फंडिंग वंडिंग होगा, उस पर रूल्स नियम को इन लोग पूरा अप्लाई करेंगे, फिर वैसा पढ़ाना लिखाना चालू होगा, वैसे यहाँ का स्टेट लैंग्वेज की मान्यताएं बढ़ेगी। ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग अधिनियम बनाया, और ये 2007 का जो अधिनियम था उसको पारित कब किया गया, 28 नवंबर 2007 को। ठीक है, तो ये डेट को आपको याद रखना है, 28 नवंबर 2007 को। और ये पीएससी प्रीलिम्स में भी पूछता है, मेंस में भी, और राज्य के पेपर में भी पूछता है। और इसीलिए क्या हुआ, जब ये विधेयक पारित हुआ तो राजभाषा दिवस मनाया जाता है 28 नवंबर को। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि राजभाषा दिवस कब मनाते हैं छत्तीसगढ़ में। राजभाषा दिवस, चूँकि इसी दिन विधेयक पारित हुआ था छत्तीसगढ़ में, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, 28 नवंबर को ही प्रतिवर्ष इसे मनाते हैं, है ना। तो ये आपका क्या हो गया, प्रतिवर्ष मनाते हैं, इतना पता चल गया। पारित कब हुआ था, 28 नवंबर को हुआ था।
अब राजपत्र में प्रकाशित छत्तीसगढ़ का जो राजपत्र है, गैजेट ऑफ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, गैजेट ऑफ सीजी की बात कर रहा हूँ, ये कब हुआ? तो राजपत्र में प्रकाशन 11 जुलाई 2008 को हुआ था। ये सब जानना आपको ज़रूरी है क्योंकि राजभाषा आयोग छत्तीसगढ़ के बारे में आप देख रहे हो। राजपत्र में प्रकाशन, ठीक। तो राजपत्र में प्रकाशन की जब बात आती है तो आपको जुलाई में कौन सी तारीख लेना है? 11 जुलाई को। वो चीज़ क्या है? राजपत्र में प्रकाशन है, ठीक है। और समय कौन सा है? 2008 का। तो ये 11 जुलाई 2008 इस दिन क्या हो? राजपत्र में प्रकाशित हो गया, मतलब छत्तीसगढ़ के लिए एक राजभाषा आयोग का गठन हो गया। ये बात अलग है कि केंद्र सरकार मान्यता दे ना दे, वो अलग चीज़ है। तो ये राजपत्र में प्रकाशन। अब एक प्रश्न यहाँ पे क्या आएगा कि आयोग ने क्या किया राजपत्र में प्रकाशन के बाद, किस दिन अपना काम चालू किया छत्तीसगढ़ में? तो आयोग का कार्य प्रारंभ हुआ अगले महीना, ठीक, लगभग एक महीना के बाद, जुलाई के बाद अगस्त, 14 अगस्त 2008 को, ठीक है। 14 अगस्त 2008। तो इस दिन क्या हुआ? आयोग ने कार्य को प्रारंभ किया। आयोग का कार्य प्रारंभ। तो कई बार आपसे एग्जाम में भी पूछता है कि आयोग का कार्य प्रारंभ कब हुआ? छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग का तो 14 अगस्त को हुआ था। और जब इस आयोग का काम चालू हुआ तो कुछ जिम्मेदारियां भी सरकार ने दी थी, जिसमें अध्यक्ष बनाए गए, पहला अध्यक्ष पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी बने, दूसरा श्री दानेश्वर शर्मा बने और तीसरा विनय कुमार पाठक बने। तो 3 अध्यक्ष का नाम आपको याद रखना। 3 नहीं भी याद होता है तो पहला श्यामलाल चतुर्वेदी। तो आपसे कम इस बात की तो नॉलेज होनी चाहिए कि पहले अध्यक्ष कौन बने, है ना। तो प्रथम छत्तीसगढ़ी राजभाषा अध्यक्ष, है ना, छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग का अध्यक्ष, राजभाषा आयोग का अध्यक्ष कौन बना, है ना। तो ये बात को हमेशा जान लो। पहली बार जो प्रथम रहता है उसको पूछता ही है, तो ये चीज़ आपके दिमाग में रखना है। तब इसमें आपको पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी लेना है, ठीक है। श्यामलाल चतुर्वेदी ये इसके पहले अध्यक्ष बने। फिर दूसरे दानेश्वर बने, अर्थात आप इसे दानेश्वर शर्मा भी कह सकते हो, ठीक है। और तीसरे बने विनय कुमार पाठक, ठीक। तो ये इतनी बातें आपको जानकारी में होनी चाहिए। और ये जो पहले सचिव बनाए गए, जो सेक्रेटरी बने छत्तीसगढ़ राजभाषा कमीशन के, तो वो सचिव कौन थे? तो पहले सचिव बने पद्मश्री सुरेंद्र दुबे जी। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे हमने पहले अध्यक्ष को देखा उसी तरीके से प्रथम सचिव भी आपके दिमाग में होना चाहिए। इस आयोग के पहले सचिव को भी आप नॉलेज में आपको रखेंगे। तो पद्मश्री सुरेंद्र दुबे, ठीक है। आप चाहें तो पूरा नाम लिख सकते हैं श्री सुरेंद्र दुबे, और नहीं तो खाली दुबे जी भी लिख सकते हैं। जो आपको लिखना है आप वो लिखिए, आपको जैसा सूट हो आप वो लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सुरेंद्र दुबे जी ये थे पद्मश्री, है ना। तो इनको प्रथम सचिव बनाया गया। अब ये जान लीजिए बच्चों कि इसका ज़रूरत क्यों पड़ा राजभाषा आयोग का। आयोग का जो प्राथमिक लक्ष्य है वो क्या था? तो राजभाषा को क्या करना था? संविधान जो हमारा है भारतीय संविधान, इसके कुछ लक्ष्य है, मैं आपको वो बता देता हूँ कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, मतलब इसके उद्देश्य क्या हैं, क्यों हमने राजभाषा आयोग के सृजन के लिए इसका प्रयास किया और क्यों हमने इस पे काम प्रारंभ किया। तो पहला क्या चीज़, सबसे पहला काम क्या है? तो संविधान जो है ना, तो संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, कौन सी? 8वीं अनुसूची। तो हमारा उद्देश्य क्या था कि राजभाषा जो छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग है, तो उसमें संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या कराना है? हमारे आयोग को दर्जा दिलाना है, मतलब दर्जा प्राप्त करना है कि हम 8वीं अनुसूची में हमने जगह बना लिया। तो 8वीं अनुसूची में क्या करना? दर्जा प्राप्त करना, पहला उद्देश्य।
ठीक है। तो हमको दर्जा प्राप्त करना था, तो ये पहला उद्देश्य हो गया। और दूसरे उद्देश्य में आप ये कह सकते हैं कि जो राजकाज की भाषा है, मतलब छत्तीसगढ़ में जो राजकाज हो रहा है, राज्य में जो काम हो रहा है, प्रशासनिक काम हो रहा है, उसकी भाषा में हमको छत्तीसगढ़ी भाषा का उपयोग लाना, क्योंकि जब तक वो 8वीं अनुसूची में संविधान में शामिल होगा नहीं, तब तक हम लोग उसको ऑफिशियली प्रारंभ नहीं कर सकते। अर्थात यहाँ पे आप लिख सकते हो कि राजकीय काज, काज मतलब कार्य, राजकीय काज में क्या करना, तो छत्तीसगढ़ी भाषा का प्रयोग में लाना। तो एक उद्देश्य ये भी था। तो 2 उद्देश्य या 2 लक्ष्य हमने प्राथमिक देखा। तीसरा हम ये चीज़ समझते हैं कि जब ये आयोग बनेगा तो हम अभी वर्तमान में हमारे छत्तीसगढ़ में होता क्या है, हिंदी और इंग्लिश 2 मीडियम हम पढ़ते हैं ना, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, प्लस हिंदी सब्जेक्ट भी पढ़ते हैं और इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ी भाषा को, छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज को हर स्कूल का बच्चा नहीं पढ़ता। तो एक उद्देश्य इसका यह भी था कि अगर संविधान की 8वीं अनुसूची में अगर हमको मान्यता दे दें तो 22 भाषाओं में एक हम भी शामिल हो जाएंगे, तो 23 भाषा हमारा हो जाएगा, 22 + 1 23। तो एक उससे क्या होगा कि हमारे पास ये अथॉरिटी रहेगा कि हमारे छत्तीसगढ़ को राजभाषा आयोग का दर्जा प्राप्त है केंद्र सरकार से, अर्थात केंद्र की राजभाषा आयोग से। और हम क्या कर सकते हैं कि हिंदी और इंग्लिश के अलावा छत्तीसगढ़ी को भी अपने पाठ्यक्रम में शामिल कर सकते हैं। किसी भी स्कूल के क्लास में छत्तीसगढ़ी को बड़े स्तर पर क्या कर सकते हैं, पाठ्यक्रम में शामिल कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ छत्तीसगढ़ में भी जैसे अलग राज्य में देखा जाता है, वैसे ही छत्तीसगढ़ में क्या है, डाइवर्सिफिकेशन भी बहुत है। अलग अलग राज्य के बच्चे हैं, तो उनको भी यहाँ रहने में छत्तीसगढ़ी पढ़ना होगा। जैसे भारत में रहना है तो जय हिंद जय श्री राम कहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा, ऐसा बोलते हैं ना नेता लोग। तो वैसे ही छत्तीसगढ़ में पढ़ना है तो छत्तीसगढ़ी पढ़ना होगा, ये भी हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ी को बड़े स्तर पर पाठ्यक्रम में क्या करना, शामिल करना। क्यों, जी हाँ के खइहा तिहा के गईहा था तो चलिए जी, है ना। तो ये सब क्या था, बेसिक उद्देश्य था। ठीक है। अब यही सब चीज़ों को देखते हुए फिर क्या हुआ, हमने कुछ योजनाएं भी बनाई, जैसे माई कोठी योजना या बिजहा योजना। ये सब क्या है, जैसे माई कोठी योजना का मतलब, इसमें जो लेखक हैं तो लेखकों से उनकी छत्तीसगढ़ी में प्रकाशित जितनी भी रचनाएं हैं उसको 2-2 प्रति खरीदना। ठीक है। लेकिन किस भाषा में होना चाहिए, छत्तीसगढ़ी में प्रकाशित होना चाहिए। तो वो क्या करेगा, उसकी रचनाओं को खरीदेंगे तो उससे लेखक का भी इनकम बढ़ेगा और उसकी जो कृति है, जो रचना है, वो लोगों तक पहुंचेगी। लोगों को छत्तीसगढ़ी भाषा में क्या होगा, अवेयरनेस होगा, जागरूकता होगा, अगर राजभाषा आयोग मिले तो। दूसरा जो योजना है माई कोठी योजना, तो आप देख लिए। दूसरा है बिजहा योजना। बिजहा योजना में होता क्या है बच्चों, कि जो विलुप्त हो रहे हैं छत्तीसगढ़ी शब्द, उसका क्या होगा, संकलन होगा। ठीक है। तो विलुप्त होने वाले शब्द जो छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं ना, जैसे आप क्या करते हो, रेड डाटा बुक पढ़ते हो ना, तो रेड डाटा बुक में उनका नाम शामिल करते हैं जो विलुप्त प्राय प्राणी होता है। वैसे ही ये 2 योजना है ना। तो ये माई कोठी योजना पीएससी ने कई बार पूछा है, कई बार, और व्यापम ने भी इसको बिजहा प्रोग्राम को, बिजहा कार्यक्रम को, बिजहा प्रोग्राम या बिजहा योजना, जो भी आपको लिखना है आप लिख लो। मैं बिजहा योजना लिख रहा हूँ। ठीक है। आप बिजहा कार्यक्रम योजना भी लिख सकते हो। तो इसमें क्या है, 2-2 प्रति खरीदना, 2 प्रति जो छत्तीसगढ़ी में क्या हो, लिखा गया हो उस रचना को। और ये जो बिजहा योजना है, ये क्या कर रहा है, छत्तीसगढ़ी भाषा का जो विलुप्त हो रहा है ना, उसको क्या करना है, एक जगह, जैसे डिक्शनरी होता है ना, शब्दकोश में आप क्या करते हो, संकलन करते हो शब्दों का, वैसे ही विलुप्त होने वाले छत्तीसगढ़ी शब्दों का क्या किया जाएगा, कलेक्शन होगा या संकलन होगा। ठीक है। तो ये 2 योजना राजभाषा आयोग के द्वारा चलाई जा
रही है। और भी बहुत सारे कार्य है, जैसे हिंदी छत्तीसगढ़ी शब्दकोश सरकार क्या कर रही है, हिंदी और छत्तीसगढ़ी का डिक्शनरी लॉन्च करके देती है ना। छत्तीसगढ़ी हिंदी शब्दकोश मतलब हिंदी टू छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी टू हिंदी, ये भी आ चुका है। और क्यों आया है, तो छत्तीसगढ़ी प्रशासनिक शब्दावली हेतु, क्योंकि हमने 28 नवंबर 2007 को क्या किया है, हमने इसको विधेयक को पारित कर लिया है और 28 नवंबर को हम राजभाषा दिवस मनाते हैं। अर्थात छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक शब्दावली के लिए छत्तीसगढ़ से हिंदी शब्दकोश और हिंदी से छत्तीसगढ़ी शब्दकोश को बनाया गया है। ठीक है, तो ये सब बातों को आपको समझना है, ये सब चीज़ों को दिमाग में रखना है। ठीक है, अगर एक चीज़ और याद रखना, अगर आपसे कहे कि अनेक विधेयकों के द्वारा विधानसभा में छत्तीसगढ़ी में शपथ ग्रहण आप ले सकते हो कि नहीं, तो बिल्कुल ले सकते हो। लेकिन अनेक जो विधायक हैं छत्तीसगढ़ी में शपथ लेते हैं, तो वो क्या होगा, वो जब राजभाषा आयोग का क्या होगा दर्जा छत्तीसगढ़ को केंद्र सरकार से 8वीं अनुसूची से मिल जाएगा, तो इसमें ऐसा होगा कि जो वहाँ पे विधायी कार्य हो रहे हैं वो भी छत्तीसगढ़ी में होंगे। ठीक है, लोकल लैंग्वेज में होंगे। अभी इंग्लिश में और हिंदी में होता है। जैसे कि आज भी एक आदमी अपनी अपील को लगाता है, कहाँ पे लगाता है, मान लो हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन देता है वो आदमी इंग्लिश को पढ़ के समझ ही नहीं सकता। उसने अपनी प्रॉब्लम्स को अपने वकील को बताया, वकील ने अंग्रेजी में लिखवा करके टाइपिंग करवा के ट्रांसलेटर से, है ना, बाकायदा उसको इंग्लिश में करवा के पिटीशन जारी कर दिया या वहाँ पे याचिका लगा दिया। रिज़ल्ट आ रहा है इंग्लिश में, मैंने हिंदी में लगाया था, रिज़ल्ट आ रहा है इंग्लिश में, तो मैं कैसे समझूंगा। तो इसीलिए आपको राज्य में किसी चीज़ की सूचना अगर पाना है और आप हिंदी नहीं जानते, तो आप छत्तीसगढ़ी में भी लिख के सूचना पा सकते हो राज्य सरकार से। तो वो सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आपको मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा, जब आपको छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग अधिनियम की मान्यता प्राप्त संविधान की 8वीं अनुसूची में होगी तभी। मैं आशा करता हूँ ये बेसिक डिस्कशन क्लास, जिसमें मेरा उद्देश्य था सिर्फ आपको अवेयर करना, राजभाषा के बारे में बताना, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बेसिक डिस्कशन क्लास आपको पसंद आया होगा। ठीक है, और घर बैठे अगर आप पैड कोर्स लेना चाहते हैं या आपके जान पहचान के कोई लेना चाहते हैं, तो इस डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा, उससे आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करो और डाउनलोड करने के बाद में आप वहाँ से मोबाइल नंबर डाल के अपने पसंद का कोर्स को क्या करो, परचेस कर लो। ठीक है, इतना ही करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है और अपने हिसाब से घर बैठे पढ़ना है। 700+ क्लासेस होंगी। CGPC प्लस CG व्यापम की कम्बो बैच भी चल रही है, सेपरेट व्यापम की भी बैच चल रही है, सेपरेट PSC की भी बैच चल रही है। घर बैठे पढ़ना है, कहीं भी रूम का किराया फिराया कहीं नहीं देना है। जब रिवीजन करना है तब रिवीजन आपको मिल जाएगा। तो पढ़ते रहें और हाँ, अपने सपनों के लिए लड़ना सीखें, थोड़ा सा अपने सपनों के लिए स्वार्थी होना सीखें। जो इंसान खुद के सपनों के लिए स्वार्थी नहीं होगा वो कभी अपने आप के कमिटमेंट को पूरा नहीं कर सकता। सोसाइटी के लिए स्वार्थी नहीं होना है, लेकिन खुद के सपनों के लिए होना है। जिस दिन आपका सपना पूरा होता है उस दिन आप घूमो फिरो, खाओ पियो, एंजॉय करो, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा लिटिल बिट सेल्फिश होकर स्टडी पे फोकस करें। जय हिंद, वंदे मातरम।